आज हम लोग रसायन में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो 12 का रसायन है, जिसमें कि 3 चैप्टर जो तुम्हारा था वो बना चुका होगा क्वेश्चन वगैरह। जिस स्टूडेंट को दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन को तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आज हम लोग रसायन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में रासायनिक बलगतिकी, जो चैप्टर 4 है तुम्हारा, चौथा चैप्टर है जो कि दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में। और रासायनिक बलगतिकी ये चीज़ क्या बताता है कि जैसे कि कोई प्रतिक्रिया है, वह रासायनिक बलगतिकी जो है किसी प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया तेजी से होगी, धीरे धीरे होगी, इसका अध्ययन करता है। रासायनिक बलगतिकी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग का अध्ययन करता है। तो इसको पहला लाइन में यही लिख लेते हैं, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग का अध्ययन करता है। तो ये तुम्हारा इसका काम है, वेग का अध्ययन करना। तो जैसे कि कोई प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, जैसे कि तुम्हारे किताब में दिया है कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अगर हम लोग डाल दें NaCl को, अगर NaCl डाल दिए तो AgCl का एक प्रिसिपिटेट होता है, इसका रंग होता है जो अवक्षेप बनेगा, ये श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का, ये व्हाइट श्वेत रंग का होता है ये, और प्लस बन जाता है NaNO3। तो ये प्रतिक्रिया, ये देखोगे तुरंत जैसे ही डालोगे, तुमको दोनों के विलयन को मिलाओगे AgNO3 और NaCl के, तुरंत प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो ये जो तीव्र प्रतिक्रिया, मतलब इसका प्रतिक्रिया का वेग, इसका मतलब ये तीव्र होती है, मतलब तेजी से प्रतिक्रिया होगी। तो ये एक तीव्र प्रतिक्रिया का उदाहरण हो गया, तीव्र प्रतिक्रिया। जैसे जंग लगना तुम्हारा है, रस्टिंग जिसको कहते हैं, Fe+O2 से क्या बन जाएगा, Fe2O3, और XH2O वगैरह जो बनता है Fe2O3, ये जंग लगना जिसको कहते हैं, ये जंग लगना। ये क्या होता है जंग लगना, ये धीमी प्रतिक्रिया है, ये धीमी प्रतिक्रिया हो गई। और कुछ प्रतिक्रिया का वेग होता है जो कि मध्यम में चलता है, ना जब बहुत तेज ना बहुत स्लो। जैसे कि उदाहरण के रूप में तुम अगर डालोगे, क्या कहते हैं, जैसे कि तुम्हारा सुक्रोज है, इसको कहते हैं C12H22O11, ये सुक्रोज, इसमें जल डालते हैं तो इसमें बनता है तुमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस रिएक्शन को याद भी करो, आगे आने वाले चैप्टर्स वगैरह में भी सब रिएक्शन आते रहेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, इसको लिख देते हैं, इसका नाम, इसको कहते हैं सुक्रोज। और ये क्या हो गया, इसका दोनों का फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6, ग्लूकोज भी और ये फ्रक्टोज भी, फ्रक्टोज। तो ये तुमको दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, जिसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। तो ये जैसे मध्यम गति की प्रतिक्रिया है, मध्यम गति, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो, तो मध्यम गति से चलता है। चाहे तुमको एक और प्रतिक्रिया लिखते हैं, जैसे ईस्टर का, जैसे तुमको है ईस्टर होता है तुमको CH3COOC2H5, जैसे ये हो गया एक ईस्टर का उदाहरण। इसका जल अपघटन करेंगे ईस्टर का, तो ये भी तुमको क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल, तो C2H5OH, ये भी मध्यम गति से चलने वाली प्रतिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो ये सब तुमको अपने अलग अलग गति से चलता है, तो इसका जो अध्ययन करना होता है, जैसे कि तुमको कौन सी प्रतिक्रिया होगी संपन्न या नहीं होगी, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, जो कि ऊष्मागतिकी बताता है। ऊष्मागतिकी से ये पता चलता है, ऊष्मागति से यह पता चलता है कि प्रतिक्रिया ऊष्मागतिकी से पता चलता है कि यदि किसी प्रतिक्रिया का डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन लेस देन 0 हो, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन लेस देन 0 हो, तो
प्रतिक्रिया संपन्न होगी, प्रतिक्रिया संपन्न होगी, लेकिन उस प्रतिक्रिया का वेग रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन से पता चलता है। रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन से पता चलता है। तो ये क्या मतलब हुआ कि तुमको, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमको रासायनिक बल, जैसे कि प्रतिक्रिया होगा संपन्न या नहीं होगा, वो तो जो उष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स है उसमें अगर किसी प्रतिक्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होता तो वो प्रतिक्रिया संपन्न होगी। या ई नॉट सेल, जो ई सेल हम लोग क्या क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, जैसा पिछला चैप्टर में पढ़ रहे थे। अगर डेल्टा जी किसी का लेस देन 0 हो गया गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तो वो प्रतिक्रिया होगी, ऐसा मतलब होता है। और या डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया या जो ई नॉट सेल जो है वह ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वह प्रतिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन किस रेट से होगी ये पता, मैंने कोई बहुत तेजी से हो सकता है, कोई बहुत देर लग जाए, कोई बहुत मध्यम गति से चले। और जैसे एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि बल गतिकी का ये कहना होता है, जैसे कि एक डायमंड है, डायमंड मतलब हीरा, हीरा जो है तुमको थर्मोडायनेमिक्स ये सजेस्ट करता है हीरा से ग्रेफाइट, दोनों कार्बन ही होता है, ये दोनों कार्बन ही, तो हीरा से ग्रेफाइट बन जाएगा, इसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया इतनी स्लो होती है कि यह कभी संपन्न ही नहीं हो पाती है। हीरा से ग्रेफाइट बनना, यह डेल्टा जी, इसका जो कि हम लोग का जो वायुमंडलीय कारक में ये डेल्टा जी निगेटिव होता है, तो यह उष्मा गतिकी यह सजेस्ट करता है कि यह प्रतिक्रिया होगी, लेकिन यह प्रतिक्रिया की दर इतनी स्लो है कि यह कभी हो, इतना स्लो रेट से होता है, जिसलिए कहते हैं डायमंड कभी भी, हम लोग डायमंड को जैसे कि आभूषण के रूप में यूज करते हैं, तो कभी भी डायमंड अगर खत्म हो जाता तो उसका मतलब वो खत्म ही हो जाएगा प्रक्रिया में। लेकिन वो आसानी आराम से सब दिन पहनता है लोग, और डायमंड को कहता है कि डायमंड फॉरएवर, डायमंड सब दिन के लिए है, सदा सदा के लिए, मतलब कभी नहीं खत्म होगा। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास चीज है। डेल्टा जी आपका लेस देन 0 है तो प्रतिक्रिया हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है बिकॉज इसका प्रतिक्रिया दर बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हुआ अर्थ कि प्रतिक्रिया के दर के बारे में पता करना यह बहुत आवश्यक होता है, तभी आप प्रतिक्रिया के बारे में बता पाएंगे। तो ये हुआ कुछ प्रतिक्रिया बल गतिकी का क्यों जरूरी है पढ़ना, ये बताया गया इसमें कि, और कुछ प्रतिक्रिया बताए जो कि मतलब बहुत तेजी से होता है, कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जो स्लोली होता है। तो प्रतिक्रिया के बिना जो है तुमको रेट का अध्ययन किए हुए उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिक्रिया होगा, कि कब होगा, कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लग सकता है। तो प्रतिक्रिया अलग अलग, जैसे जंग लगना की प्रतिक्रिया चलती रहती है, बहुत दिनों के बाद होती है, बहुत धीमी प्रतिक्रिया होती है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हीरा से ग्रेफाइट बना, डेल्टा जी कहता है कि होगा लेकिन वो कभी होता ही नहीं, इतना स्लो रेट से होता है। तो इस प्रकार की भी प्रतिक्रियाएं हैं। तो बल गतिकी, तो इसका मतलब प्रतिक्रिया के होने के लिए कौन जिम्मेदार है कि होगा या नहीं होगा, इसके लिए डेल्टा जी को लेस देन 0 होना चाहिए, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, तो प्रतिक्रिया होगी। लेकिन किस दर से होगी इसका अध्ययन अलग है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिक्रिया का वेग का हम लोग निर्धारण कैसे करेंगे। तो प्रतिक्रिया तो हो रही है, किस वेग से, तो वेग कहेंगे किसको। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे भौतिकी में, किसी वस्तु का वेग बार क्या था, उसके जो विस्थापन में परिवर्तन हो, विस्थापन से अभी यहाँ है फिर यहाँ विस्थापित हो गया, तो उसमें जितना विस्थापन में परिवर्तन हुआ बटे क्या कर दिए हम लोग, समय अंतराल से उसको भाग दे दिए, तो वह औसत वेग प्राप्त होता है। तो उसी तरह से कोई प्रतिक्रिया में जब संपन्न होती है तो उसमें प्रतिक्रिया में प्रतिकारक होते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है। कुछ प्रतिकारक होते हैं जो आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कुछ प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो जब तुमको प्रतिकारक से प्रतिफल बन रहे हैं तो प्रतिफल का जो सांद्रण होता है, सांद्रण मतलब हो गया जो कि मोल प्रति लीटर में अक्सर हम लोग मोलरता में व्यक्त करते हैं, तो प्रतिकारक का सांद्रण समय के साथ घटते जाएगा और प्रतिफल का सांद्रण जो प्रोडक्ट होता है वो समय के साथ बढ़ता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होती है, प्रतिकारक का सांद्रण समय के साथ घटेगा और प्रतिफल का सांद्रण समय के साथ बढ़ेगा। तो जिस रेट से सांद्रण, अगर जिस रेट से प्रतिकारक का घट रहा है, जिस मतलब सांद्रण पर अगर तुमको इतना समय अंतराल में इतना कम हो गया तो वह क्या हो जाएगा, उसका प्रतिक्रिया का मतलब अगर ज्यादा कम हो गया तो ज्यादा प्रतिक्रिया तेज है, और कम का हुआ घटा सांद्रण तो कम है प्रतिक्रिया का रेट। तो इसका मतलब सांद्रण में परिवर्तन की दर, सांद्रण परिवर्तन बटे समय अंतराल, वह क्या कहला जाएगा, उसका औसत प्रतिक्रिया का वेग कहलाएगा।
और यह औसत वेग क्या हो जाएगा तुमको, पहले औसत प्रतिक्रिया का औसत वेग, प्रतिक्रिया का औसत वेग पहले लिख देते हैं, प्रतिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, प्रतिक्रिया की दर जिसको कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, औसत वेग। तो जैसे कि एक रिएक्टेंट R है, R से क्या बन गया, प्रोडक्ट P बन गया, ये संतुलित भी है, एक से ही हो गया संतुलित। तो इसमें समय के साथ तो R का सांद्रण घटेगा, तो R का सांद्रण में जो परिवर्तन होगा, यदि T समय पर प्रतिकारक R का सांद्रण R है, सांद्रण में इसे मोल प्रति लीटर में इसको घेर देते हैं, है जो T प्लस डेल्टा T समय में R माइनस डेल्टा R हो जाता है, R माइनस डेल्टा R हो जाता है, जो R माइनस डेल्टा R हो जाता है। तो डेल्टा T समय अंतराल में प्रतिक्रिया का औसत वेग बराबर क्या हो गया, इसका जितना परिवर्तन हुआ सांद्रण में जितना परिवर्तन, या तो इसमें R माइनस डेल्टा R है तुमको, तो इसमें परिवर्तन कितना हो गया, तो इसमें R माने अंतिम सांद्रण, ये को माइनस लगाना, क्योंकि सांद्रण घटता है तो इसको धनात्मक करने के लिए क्या लगाइए, माइनस। तो अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण, मतलब कि R का ये सांद्रण प्रारंभिक में इसको ये घट के डेल्टा R हो गया इसका सांद्रण, अब माइनस ये हो गया अंतिम सांद्रण, इसमें किसको घटा देंगे, माइनस प्रारंभिक सांद्रण परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय अंतराल, तो समय अंतराल कितना हो गया, ये डेल्टा T। तो प्रतिक्रिया की दर बराबर हो गया माइनस डेल्टा, औसत दर बराबर माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, ऐसा हो गया। या इसी बात को ऐसा भी कर सकते हैं, यदि प्रारंभ में, यदि T समय में, देखो प्रतिफल पर भी इसको डिफाइन, अगर ये घट रहा होगा इसका, तो इसका तो प्रतिफल का बढ़ रहा होगा प्रोडक्ट का, तो इसको इस प्रकार भी डिफाइन, यदि T समय पर प्रतिफल का सांद्रण P है, जो T प्लस डेल्टा T में, तो ये P प्लस डेल्टा P हो जाए, मतलब बढ़ जाए, हो जाए, तो औसत, तो प्रतिक्रिया का औसत दर, प्रतिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, इस रंग में भी इसका डिफाइन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको, इसमें तो बढ़ रहा होगा, इसमें तो धनात्मक हो जाएगा, इसमें तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो P प्लस डेल्टा P अंतिम हो गया, अब माइनस प्रारंभिक बाय समय अंतराल हो गया T प्लस डेल्टा T माइनस T, तो बराबर क्या हो गया, डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये औसत हो गया, ये तुमको क्या हो गया, ये तुम्हारा औसत वेग हो गया। या तो सांद्रण के घट रहा है तो उसमें एक माइनस डेल्टा, उसमें जितना घट रहा है बट्टे डेल्टा T कीजिए, या तुमको इसका डेल्टा P बाय डेल्टा T कीजिए। अब तो ये तो हो गया तुम्हारा औसत वेग। अब तुमको कहता है प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा, प्रतिक्रिया का किसी समय पर वेग क्या होगा। तो जब समय अंतराल डेल्टा T छोटा हो तो उस समय जो होगा तुमको, उस समय जो औसत वेग उस समय छोटे समय अंतराल में जो होता है वह क्या बन जाता है, उसका तात्क्षणिक वेग या प्रतिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो इसको यहां पर लिख देते हैं फिर से मिटा के, प्रतिक्रिया का अब वेग कर देते हैं इसको, और ग्राफ से भी इसको समझा देंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं, उदाहरण देख लेंगे इसका, 4.1 और 4.2 एक साथ ही देख लेंगे। तो प्रतिक्रिया का औसत वेग ये हो गया, प्रतिक्रिया का अब है तात्क्षणिक वेग भी जिसको कहते हैं।
पटेगा तात्क्षणिक वेग, या जैसे कि याद होगा क्लास 11 का जो फिजिक्स था, भौतिकी का जो तुम्हारा है, उसमें देखा होगा तुमको कि किस प्रकार से औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, दो वेग डिफाइन करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी रासायनिक प्रतिक्रिया का भी क्या हो जाएगा तुमको, दो तरह का, एक तो औसत वेग हमने डिफाइन किया अभी, जो सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो उसमें भी होता था कि औसत वेग क्या होता था, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वो क्या होगा, उस समय अंतराल का औसत वेग होता था। अब हम लोग देखेंगे प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग जब समय अंतराल, जब समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो उस समय छोटे समय अंतराल में, तो उस छोटे समय अंतराल में, उस छोटे समय अंतराल में प्रतिक्रिया का वेग, प्रतिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे कि तुमको अभी था, जैसे कि था तुम्हारा टी समय में, मान लेते हैं कि टी समय में सांद्रण था कितना, डेल्टा आर, और टी प्लस डेल्टा टी में समय अंतराल में, समय में सांद्रण बराबर हो गया माइनस डेल्टा आर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिक्रिया का औसत वेग, प्रतिक्रिया का औसत वेग, औसत वेग और क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और टी समय पर तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, टी समय पर तात्क्षणिक वेग, उस समय पर तात्क्षणिक वेग क्या हुआ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो लिमिट है, इसका जो लिमिट निकालेंगे, ये डेल्टा टी टेंस टू 0 होना चाहिए, ये अंतराल बहुत छोटा हो जाए, और माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये हो गया। तुमको ये जो चीज़ होता है ये डिफ्रेंसिएशन में बदल जाता है, मतलब डी कॉन्स्टेंट ऑफ आर बाय डेल्टा टी डी टी, ऐसा कह सकते हैं इसको, यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ आर भी लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा डी कैपिटल आर बाई डी टी, इसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये क्या चीज कन्वर्ट हो गया, जैसा कि तुम मैथ में पढ़ा होगा, ये डिफ्रेंशिएट में लिमिट, जबकि तुमको डेल्टा टी, जैसे जब एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है तो ये डी बाई डी एक्स कहते हैं, तो उसी तरह से ये क्या हुआ तुमको, ये क्या बन गया डी आर बाई डी टी, ये डिफ्रेंशिएट बन जाएगा। तो तात्क्षणिक वेग क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट के रूप में आ जाता है। जैसे इसको ग्राफ के रूप में अगर समझाने का कोशिश करें, तो ग्राफिकली अगर इसको देखें, तो जैसे कि एक, तो ग्राफ में तुमको क्या होगा, जबकि डी आर बाई डी टी जो होता है वो तुमको स्लोप से निकलता है, ये तुमको डिफ्रेंशिएट करके जब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि ये समय है, इसमें समय लिखे, और इधर की तरफ क्या देते हैं, इधर की तरफ सांद्रण दे देते हैं, ऊपर में यहाँ पर सांद्रण ले लेते हैं, प्रतिकारक का सांद्रण, ये सांद्रण हो गया, इधर सांद्रण। इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं ये समय के साथ तुमको सांद्रण जो है इसका घटते जा रहा है ऐसे। तो औसत वेग अगर तुमको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सांद्रण है, पहले टी समय अंतराल है, ये टी है तुम्हारा, ये टी हो गया समय, और यहाँ पर हो गया तुमको जाके टी प्लस डेल्टा टी हो गया, ये हो गया टी प्लस डेल्टा टी। तो ये जो कि तुमको इसका जो यहाँ पर जो चाप मिलाएंगे, इसको जो कॉर्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो चाप का जो ढाल होगा, ये वाला तुम्हारा, ये जो चाप का ढाल होगा जो टेन थीटा, इसका ये तुमको क्या बताएगा, ये जो टेन थीटा होगा, ये टेन थीटा जो हो गया तुम्हारा, ये जो टेन थीटा होगा बराबर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा आर से, देखो आर से घट के ये तुम्हारा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुमको ये ढाल है तुम्हारा,
ये टेन थीटा जो हो गया जीवा की ढाल, ये किसको बताता है? जीवा की ढाल, ये औसत वेग को बताएगा, ये बराबर औसत वेग हो गया, औसत वेग प्रतिक्रिया का। और किसी समय पर अगर टी समय पर इस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें, इस समय अगर यहाँ पर जो है ये जो तुम्हारा आलेख है इस पर क्या कर दें, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ कर दें, जो कि स्पर्श रेखा जो कि इसको क्या हो जाए, एकदम टच करते हुए चला जाए। तो ये जो आलेख है तुमको, ये जो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पर डाउन होते जा रहा है ये। तो इस पर स्पर्श रेखा जब हम लोग किसी बिंदु पर ड्रॉ कर देंगे तो ये स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, ये स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष से क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, इसका जो ढाल होगा, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल बराबर तात्क्षणिक वेग। ये स्पर्श रेखा का जो एक्स एक्सिस से कोण बनाएगा उसका टेन थीटा क्या बताएगा, ये तात्क्षणिक वेग को बताता है। स्पर्श रेखा का ढाल क्या बताएगा, तात्क्षणिक वेग को बताएगा। जैसे कि तुमको क्या होगा, फिर से इसको देखो, जैसे कि तुमको किसी या तो डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे या तो स्पर्श रेखा का ढाल निकाल देंगे, तो वो किसको बताएगा, स्पर्श रेखा का ढाल होगा तो वो, और जीवा का ढाल होगा तो वो किसको बताता है, वो औसत वेग को बताएगा। और जो कि स्पर्श रेखा की ढाल होगी वो उस बिंदु पर, उस समय पर प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करता है। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सी का वैल्यू, तात्क्षणिक वेग का। तो तात्क्षणिक वेग का क्या हुआ, जैसे कि आलेख जो ड्रॉ किए, अभी फिर से इसको देख लो थोड़ा सा, ये जो तुम्हारा हो गया जैसे ये आलेख है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मिलाया, ये क्या बताएगा, इसका जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक को मिलाया, तो ये जो तुम्हारा निकला ये क्या निकलेगा, ये तुमको जो निकलेगा ये टी समय पर हुआ, ये टी समय पर है, और ये टी प्लस डेल्टा टी समय पर हुआ सांद्रण, ये सांद्रण घटा तुमरा सांद्रण प्रतिकारक का। तो ये जो तुम्हारा बता रहा, देखो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी यही होगा, क्योंकि ये घट के क्या होगा, पहले तो आर था, एक सांद्रण आर होगा, ये तुम्हारा होगा, इसमें अगर और दिखा दें ठीक से, तो ये मानते हैं सांद्रण आर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी में कितना हो गया तुमको, आर माइनस डेल्टा आर होगा, कुछ घट के इतना आ गया, तो ये तुम्हारा होगा। तो ये चीज़ देख रहे हो, टेन थीटा का मान क्या आ रहा है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है इसका जो ढाल होगा ये क्या बताएगा, ये तुमको टेन थीटा निकलेगा, तो इसका जो माइनस चिन्ह लगा देंगे तो इधर से तुमको एक मतलब कि माइनस टेन थीटा इनफैक्ट, तो माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया, प्रतिक्रिया का औसत वेग, प्रतिक्रिया का औसत वेग बताएगा। अब देखो टी समय पर, ये जो समय है टी पर अगर तुमको क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है इस समय पर, तो ये जो आलेख जा रहा है इस ढंग से घट के जा रहा है, तो इस समय यहाँ पर जो टी समय पर ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो। स्पर्श रेखा का मतलब है इसको जस्ट कंजी करते हुए जाइए, छूते हुए निकल जाइए, इस पर टेंजेंट डालते हुए ऐसे निकल जाइए। तो ये जितना कि ये कोण बनाएगा एक्स अक्ष से, जहाँ पर भी ये जो कोण बनाएगा ये क्या बताएगा, ये जो कोण एक्स अक्ष से जो बना रहा होगा, एक्स अक्ष से जो कोण बना रहा है, ये कोण जो होगा तुमको ये क्या बताएगा, ये अल्फा है अगर, तो टेन अल्फा बराबर टी समय पर प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग को सिंपली वेग भी कहते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं, और जाहिर है कि प्रतिक्रिया का तात्क्षणिक वेग के लिए हुआ। अब जैसे जनरल टाइप का एक समीकरण के लिए पहले इसको लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा इसको देख लेंगे। जैसे एक प्रतिक्रिया, जैसे अब ये आर से जो पी लिखे थे, तो उसमें क्या है तुमको, उसमें जो है तुमको कि बैलेंसिंग फैक्टर एक ही था, मतलब कि एक मोल आर के टूटने से एक मोल पी बनता है, ऐसा था। लेकिन कुछ प्रतिक्रिया में ऐसा भी होता है जबकि उसका क्या रहेगा, तो उसका जो मोल रहेगा अलग से होगा, तो उसमें व्यंजक कैसे होगा, देखो ए जैसे है, इसमें ए प्रतिकारक हुआ, उसमें संतुलित किए, तो इसी टाइप से, नहीं तो पहले लिख लो, समझने में दिक्कत होगा। तो ए प्लस बी से बन जाता है, मान लेते हैं सी प्लस डी। ये प्रतिकारक हो गया, दूगो प्रतिकारक है इस बार, ये दूगो प्रतिफल भी मान लिए बना,
दो प्रतिफल, तो इसको संतुलित करना होता है। तो प्रतिकारक को जब संतुलित करेंगे तो मान लेते हैं इसके आगे में स्मॉल ए लगाना पड़ गया, इसके आगे में संतुलन करने में क्या लग गया, स्मॉल बी लगा, इसके आगे में स्मॉल सी लग गया और इसके आगे में स्मॉल डी लग गया, संतुलित हो गया प्रतिक्रिया, संतुलन कर दिए। तो संतुलित करने के बाद ये प्रतिक्रिया हो गया, तो इस स्थिति में प्रतिक्रिया का वेग क्या होगा या औसत वेग क्या होगा। तो प्रतिक्रिया का जो तुमको वेग होगा, जिसे औसत वेग पहले लिखेंगे, प्रतिक्रिया का औसत वेग अगर लिखना चाहें तो ये होगा तुम्हारा माइनस, लेकिन इसमें ए से भाग भी देंगे, ध्यान रहे, ए के सांद्रण के घटने के, मतलब डेल्टा लिख देते हैं। अगर औसत लिखना है तो डेल्टा लिखोगे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसके सांद्रण का बढ़ने का बराबर क्या होगा, -1 बाय बी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी बराबर +1 बाय सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी बराबर +1 बाय डी डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। और जब तात्क्षणिक वेग के लिए क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसी चीज़ का, प्रतिक्रिया का औसत वेग तो ये हो गया। प्रतिक्रिया का अगर वेग का व्यंजक लिखना तो इसमें क्या सीखा, एक नया चीज़ कि जितना से गुणक से होता है संतुलन में, जितना से गुणक रहेगा उससे भाग करना होगा। तो ये नया चीज़ इसमें है। प्रतिक्रिया का वेग बराबर औसत, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा तो खाली क्या जाएगा, तो माइनस भी बरकरार ही रहेगा, खाली इसको डेल्टा टी टेंस डिफ्रेंशिएट बन जाएगा ये, डी कॉन्स्टेंट ऑफ ए बाय डी टी। यहाँ भी जब भी प्रोडक्ट में, मतलब कि जो भी रिएक्टेंट है, जो प्रतिकारक जिसको कहते हैं हिंदी में, उसका माइनस लगाओगे और प्रतिफल में प्लस लगाओगे, प्लस तो नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। डी कॉन्स्टेंट ऑफ सी बाय डी टी बराबर +1 बाय डी डी कॉन्स्टेंट ऑफ डी बाय डी टी। ये तुम्हारा हो गया, ये व्यंजक हो गया। ये तुमको कोई भी प्रतिक्रिया में, जैसे कि आर पी उसमें भी शामिल हो गया, आर से पी तो उसमें 1-1 था, तो ये 1-1 के रूप में हो गया। तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल व्यंजक का मान हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिक्रिया का, ये तुम्हारा हो गया। अब है इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उदाहरण 4.1 और 4.2 को देख लेते हैं पहले, उसी टाइप का बताते हैं। 4.1 नंबर जो तुमको एग्जाम्पल है, उसमें एक टेबल बना हुआ है तुम्हारा, किताब में देखोगे तो उसमें क्या है कि 0% C4H9Cl ब्यूटिल क्लोराइड को अगर KOH से प्रतिक्रिया कराता है तो उससे ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। तो इस प्रतिक्रिया का जो तुम्हें C4H9 ब्यूटिल क्लोराइड का जो सांद्रण है समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तित होता है, उसको एक टेबल में दिया गया है। NCERT का उदाहरण 4.1 में आइए, इसमें है C4H9Cl प्लस KOH, इससे प्रतिक्रिया करके बना C4H9OH प्लस KCl। तो इसमें संतुलित ही है प्रतिक्रिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब प्रतिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण T बराबर, सांद्रण दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है, T बराबर जैसे यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय सेकेंड में है, और यहाँ पर दिया हुआ है तुमको सांद्रण C4H9Cl का सांद्रण मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में दिया हुआ है। तो T बराबर 0 पर सांद्रण है तुमको 4.100, ऐसा। T बराबर 50 सेकेंड पर दिया हुआ है 0.090, सर ऐसा ही है। और फिर इसी टाइप से तुम्हारा डाटा दिया, T बराबर 100 सेकेंड पे कितना है 0.0820, ऐसा। तो इसी तरह से बहुत सा डाटा दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में। अब कहता है कि इसका प्रतिक्रिया का औसत वेग आप विभिन्न समय अंतराल में कैलकुलेट करें, और भी डाटा लिख लोगे, हम देखा तो ही बना के बताएंगे, फिर तुम अपने से कैलकुलेट करोगे। तो प्रतिक्रिया का औसत वेग अगर हम लोग T बराबर 0 से 50 एक निकाल देते हैं, बाकी तुम अपना निकालोगे। प्रतिक्रिया का औसत वेग निकालना है तो T बराबर 0 सेकेंड टू T बराबर 50 सेकेंड के बीच में निकालते हैं। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, इसका सांद्रण में मतलब प्रतिकारक का है C4H9Cl, देखो प्रतिकारक में है तो माइनस लगाना है, और कितना सांद्रण हो गया, पर अंतिम सांद्रण मानते कि 50 सेकंड में कितना दिखा रहा है 0.090। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक माइनस तो अलग से लगाए ही, 0.09
0.090 माइनस 0.100 बाय 50 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड बराबर क्या हो गया 0.0 कितना हो गया तुमको 0.100 है 0.090 तो 0.010 हो गया तुमको। तो इसका घटा कर क्या जाएगा माइनस भी हट गया 0.010 बाय 50 ये हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड 0.01 बाय 50 तो 0.01 बाय 50 का मतलब कितना हो गया 1 बटे क्या हो गया 5 पर 4 गो जीरो मतलब 3 गो जीरो हो जाएगा 5 पर 3 गो जीरो तो 2 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड में। अब तुमको जैसे इसी का टी जीरो से फिर 50 से 100 का निकाल देंगे तो जो डाटा रहेगा उसको घटा दोगे जैसे सेम प्रक्रिया में बनाओगे। अब तुमको कहेगा सेकेंड के बजाय इसको मिनट में बदलिए तो सेकेंड 50 सेकेंड को क्या चीज बदल लेंगे इसको मिनट में देंगे। अगर मिनट में कोई रिप्रेजेंट करना तो 50 सेकेंड में कितना मिनट है 50 बटे 60 तो 60 से ऊपर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा जाके। अगर मिनट में करना तो 60 से क्या कर देंगे ऊपर गुना हो जाएगा तुम्हारा तो मिनट में आ जाएगा। फिर उसको मिनट वाला निकलेगा उसको घंटा में गएगा तो और 60 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में करने के लिए ये हो गया 60 से मतलब क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे रंग से 50 सेकंड को क्या लिख देंगे 50 बटे 60 तो ये 60 ऊपर चला जाएगा इसमें 60 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 60 से गुना हो जाएगा तो ये क्या किस सामरण में आ जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁴ है तो मतलब कि 2 × 10⁻⁴ आया। अब इसका कहता है प्रति सेकेंड में करना 60 से क्या हो जाएगा प्रति मिनट में औसत वेग बराबर हो गया तुमको 2 × 10⁻⁴ आया और गुना 60 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तुमको मोल प्रति लीटर और प्रति मिनट आ जाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया इसे घंटा में करना तो फिर और 60 से गुना हो जाएगा तो 120 × 10⁻⁴ हो गया तो इसको पावर को इधर से उधर कर देंगे तो 1.2 × 10⁻ क्या जाएगा तुमको 2 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। फिर इसको घंटा बदलना तो इस तरह से क्या कर सकते हो इसका क्वेश्चन को और भी समय पर तुम अपना प्रैक्टिस करोगे जैसे t50 से t100 करना है तो 0.080 में क्या घटाओगे 0.09 को घटाओगे अब बटे समय अंतराल 100 - 50 समय अंतराल क्या जाएगा 100 - 50। इस प्रकार से अलग अलग समय अंतराल में क्या कर सकते हो इसको निकाल सकते हो। तो इसको बना लोगे अपना क्वेश्चन मैंने हिंट कर दिया। अब है तुमको इसका 4.2 है एक उदाहरण तो उसमें है तुमको उसमें जो संतुलित करने वाला जो प्रतिक्रिया है उस पर उसका जरूरत पड़ेगा। संतुलित तो ये प्रतिक्रिया में क्या हुआ कोई चीज भी R से P जैसा था उस तरह से काम हुआ इसका एक ही था बैलेंसिंग में। और 4.2 में किया गया है N2O5 का वियोजन कर रहा है टूटता है तो उस प्रतिक्रिया से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो N2O5 का सांद्रण जो घट रहा है उसका दिया हुआ है तुमको मान दिया हुआ है और उसके आधार पर पहले तो प्रतिक्रिया का औसत वेग निकालना है और प्रतिक्रिया उसके बनने की दर निकालनी है। उदाहरण 4.2 तो इसमें प्रतिक्रिया है N2O5 से टूट करके बनता है NO2 प्लस O2 तो यहाँ पर अगर संतुलित करें तो 2N2O5 दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4NO2 तो और O2 4 दूनी 8 2 10 हो गया संतुलित हो गया ये ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया तो ये प्रतिक्रिया संतुलित हो गया। तो N2O5 का सांद्रण पहले कितना दिया हुआ है प्रारंभ में कितना है 2 मोल प्रति लीटर ये स्टार्टिंग में टी और कितना देर के बाद हो जाता है ये आफ्टर 184 मिनट के बाद 184 मिनट बाद N2O5 का सांद्रण हो जाता है 2.08 m। तो इसमें जो है प्रतिक्रिया का औसत वेग निकालना है पहले। तो प्रतिक्रिया का जो वेग होगा या औसत वेग जिसको कह सकते हैं प्रतिक्रिया का 184 मिनट में औसत वेग जो होगा क्या होगा तुमको ये तो माइनस हो जाएगा और 1/2 करना होगा ये ध्यान रहे यहाँ पर 2N2O5 है और डेल्टा N2O5 का सांद्रण में परिवर्तन
मतलब डेल्टा लिख देते हैं N2O5 का सांद्रण में परिवर्तन बाय डेल्टा टी। चलिए, तो ये हो गया -1/2, ये अंतिम में हो गया था 2.08 -2.33 बाय 184 मिनट में था। तो ये जो हमको मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो गया इसका मात्रक, प्रतिक्रिया के वेग का ये मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1/2 हो गया, तो ये 2.08 में 2.33 घटा तो 0.25 हो गया। तो 0.25 या मैंने माइनस हट जाएगा, 0.25 बाय, तो 0.25 0.25 बाय 2 गुना 84, तो 2 गुना 368 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट मात्रक में हो गया। तो यही मात्रा हो गया आंसर तुम्हारा। और या तो इसको पॉइंट में बदलेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, कितना, -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट में आ जाएगा ये। अब इसका जहां तक रह गया ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे, जबकि NO2, अब इसमें दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, तो प्रतिक्रिया औसत वेग निकल गया। इस समय अंतराल में NO2 के बनने का रेट क्या होगा, तो देखो प्रतिक्रिया का दर जो लिखेंगे, अब NO2 के बनने का दर एक क्वेश्चन में इसमें पार्ट है। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं लिखता हूं प्रतिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, ये बनने वाला प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 4 है तो 1/4 और गुना NO2 का सांद्रण बटे डेल्टा टी। तो ये तुम्हारा क्या होगा, समय अंतराल जो भी है तुम्हारा, तो 184 मिनट में इसका कितना बनेगा, इसका बनने का दर बराबर क्या होगा, 4 गुना प्रतिक्रिया का वेग। तो NO2 के बनने की, NO2 के उत्पादन की दर बराबर 4 गुना प्रतिक्रिया का वेग, 4 गुना प्रतिक्रिया का वेग। तो प्रतिक्रिया का वेग कितना निकला अभी, 6.79 10 पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये करीब करीब हो जाएगा 27, 6.79 इंटू 10 पावर -4। तो कितना है आंसर, इसका 4 से गुना करके नहीं दिया, तो 7 करीब करीब 28, 2.8 इंटू 10 पावर -5 जो विचार से। इसमें क्या पता चला कि देखो प्रतिक्रिया का वेग जो तुम्हारा है, ये तुमको है दिया हुआ जो निकला, उसमें किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसका उत्पादन का दर इससे 4 गुना होगा, तो 4 से इसमें क्या कर दिया गया, इसमें गुना कर दिया गया, तो 28 के आसपास हो गया, 28 गुना 10 पावर -5, ये तुम्हारा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारा डाटा है उसको देख लोगे। तो ये इसमें क्या होगा, दोनों में क्या सीखा है इसमें कि प्रतिक्रिया में तुमको जो है N2O5 धीरे धीरे टूट रहा है, तो प्रतिक्रिया की दर क्या होगा, इसका सांद्रण का घटने का आधा, मतलब कि यहाँ 2 मोल टूटता है तो उसको 1/2 से कर दिए, इससे प्रतिक्रिया का दर निकल गया, औसत वेग। और इसके बाद NO2 के बनने का जो रेट होगा, ये प्रतिक्रिया का वेग में इसमें जब करेंगे 4 से भाग हुआ तो 4 से इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 से इधर गुना करके लिख देंगे, तो 4 गुना इतना, तो ये हो गया प्रतिक्रिया का वेग हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से क्या निकल गया तुम्हारा, ये प्रतिक्रिया के बारे में तुम्हारा, ये जो तुम्हारा था प्रतिक्रिया का वेग, औसत वेग और प्रतिक्रिया का सांद्रण पर इसका किस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा व्यंजक लिखते हैं, इसमें तुम्हारा ये हो गया। अब है तुमको प्रतिक्रिया का जो तुम्हारा वेग होता है वो सांद्रण के आधार पर, जैसे सांद्रण ज़्यादा है तो प्रतिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होता है, सांद्रण घटता है तो प्रतिक्रिया का वेग भी उतना तेज़ी से घटता है। तो प्रतिक्रिया का वेग सांद्रण के रूप में प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, तुमको सांद्रण जो होता है प्रतिकारक का सांद्रण, वह प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।